फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है और इस दफ़ा का टॉपिक भी इंतहा इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है मैंने इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट से जो है वो चुना है। इंतहा इंटरेस्टिंग है और इसमें आज हम देखेंगे कि ट्रीटी के हवाले से क्या हम जान सकते हैं, क्योंकि ट्रीटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। मेरे स्टूडेंट्स जो कि नए हैं वो जान लीजिए कि ट्रीटी वो बीज है, वो सीड है जिससे कि इंटरनेशनल लॉ का पौधा उगता है। तो सवाल देख लेते हैं। ये मैंने सीएसएस के ही पेपर से सवाल लिया है। कहता है कि ये इंटरनेशनल लॉ का पेपर है 2017 का। कहता है कि इंटर अंडर वियना कन्वेंशन हाउ वुड यू डिफाइन ट्रीटी, इट्स मेजर फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़। तो इसके अंदर जो है वो पहले तो उसने बता दिया है कि ट्रीटी की डेफिनेशन जो है वियना कन्वेंशन में लिखी हुई है, वो है क्या, वो पूछ रहा है, डिफ़ाइन करिए। दूसरा उसने बोला कि उसके फीचर्स बताइए, उसकी कंडीशंस बताइए जिससे कि वो ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि वो जिस ट्रीटी का पैदाइश, ट्रीटी की पैदाइश, फिर ट्रीटी की खासियत और फिर ट्रीटी की मौत, ये उसने पूछा है। और इसके ज़रिए से हम पूरी की पूरी जो है वो जानकारी जो है वो इसके ज़रिए से हासिल करने की कोशिश करेंगे। चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग से नौफल्स एकेडमी। और अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले सीएसएस का सिलेबस जो है उसको देख लेते हैं। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर 4 के ऊपर उसने कहा कि द लॉ एंड प्रैक्टिस एज टू ट्रीटीज़ के अंदर आप वियना कन्वेंशन को पढ़ के आइएगा। ठीक है जी, ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटीज़। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देना चाहता हूँ। मैं नए स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए कोई हैरानकुन बात नहीं है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जान लें कि ट्रीटी इज़ वन मेन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बल्कि अगर मैं कहूँ कि मेन सोर्स है, वन मेन नहीं बल्कि मेन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, तो कोई गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। जहन में रखिएगा, इंटरनेशनल लॉ बनता ही ट्रीटी से, इंटरनेशनल लॉ बनता ही ट्रीटी से, याद रखिएगा ये बात। कहता है कि वन थिंग टू रिमेंबर दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 38। दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेशनल लॉ को अगर आप चाहें कि ये कहाँ से बन के निकला है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लॉ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं एक और बात बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, जो जूरिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इसका कोई इसकी आमाजगा नहीं है, इसकी कोई ऐसी पनाहगाह नहीं है जहाँ पे कि ये रहता हो, जहाँ पे कि ये बसता हो, जहाँ से ये अपने बाल बच्चे पैदा करता हो। तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंटरनेशनल लॉ को जो है वो तलाशना कि वो कहाँ से पैदा है, कहाँ से जन्मा है, कहाँ पे रहता है। तो बहरहाल यहाँ पे आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल लॉ का अगर आप पता देना चाहते हैं तो आप पता दीजिए एज ए स्टूडेंट। और वो पता जो है वो द स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 38 है। याद रखिए, स्टैचू वैसे मुजस्मे को भी कहते हैं, बुत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैचू पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है जिस पे कि लॉ लिखा हुआ होता है। ठीक है जी, एक आप इसको कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट जिस पे कि लॉ लिखा हुआ है, द स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर्टिकल 38। आगे चलते हैं। आर्टिकल 38 of a statute of international court of justice is generally recognized as a definitive statement of source of international law, concentrates upon treaties as a source of international law, concentrates upon treaties एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो वो उसके अंदर जो जोर दिया जाता है वो इसी बात पे दिया जाता है कि ट्रीटीज़ जो हैं वो मेन सोर्स है इंटरनेशनल लॉ की। हालांकि और भी सोर्सेज को वो डिफाइन करता है, बताता है। कहता है कि आर्टिकल 38 का 1 of the International Court of Justice divides the sources of international law into those of primary and secondary nature। वो बताता है कि यही आर्टिकल 38 जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ये इसको डिवाइड भी कर देता है प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं वो देख लेते हैं। ट्रीटीज, कस्टम्स एंड प्रिंसिपल आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 का 1 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, तो प्राइमरी सोर्सेज क्या हो गए, ट्रीटी, कस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये जो हैं वो आपकी प्राइमरी सोर्सेज हो गई। सेकेंडरी सोर्सेज भी यही डॉक्यूमेंट बताता है, और वो क्या है, जुडिशियल डिसीजंस एंड टीचिंग्स ऑफ पब्लिसिस्ट।
अब अगर आपके यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा प्राइमरी सेकेंडरी क्या चीज़ होती है, तो याद रखिए कि आपके घर के अंदर अगर दो नलके लगे हुए हैं और आप एक नलके को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और एक ही नलके को इस्तेमाल करते हैं, नंबर वन नलके को, तो जो नलका आपका इस्तेमाल में आता है और जो नलका आपका इस्तेमाल में नहीं आता है, तो जो इस्तेमाल में आता है वो प्राइमरी हो गया और जो इस्तेमाल में नहीं आता है वो सेकेंडरी हो गया। यानी कि अगर आपका प्राइमरी नलका ख़राब हो जाए किसी ऐसे, तो फिर अब आप जो है वो सेकेंडरी नलके को इस्तेमाल करेंगे। तो यही इसके अंदर भी होता है कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया है जिसके अंदर के आपको उस मसले का हल प्राइमरी सोर्सेज में नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज में जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कोई जो मसला है उसको तय करना है, तो आप ट्रीटीज़, कस्टम्स और प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज के ज़रिए से हल कर लेते हैं। लेकिन अगर वो मसला वहाँ से हल नहीं होता, तो फिर आप जुडिशल डिसीजंस पे जाते हैं या फिर जो है वो टीचिंग्स ऑफ पब्लिसिस्ट पे जाते हैं। इसको जानने के लिए फिर एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें। बहरहाल आगे चलते हैं। इसी को मैंने यहाँ पे एक चार्ट की सूरत में दिखा दिया कि सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 का वन जो है वो स्टैचू ऑफ, ये वन है, ये नहीं है, वन ऑफ स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ट्रेडिशनल सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ की, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज है। प्राइमरी सोर्सेज में बता चुका हूँ, ट्रीटी है, कस्टम है और जो है वो प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है। और दूसरी सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर वही जो मैंने आपको बताया जुडिशल डिसीजंस और राइटिंग्स ऑफ पब्लिसिस्ट हैं। ठीक है जी, ये तो आपका पहले मैं बता चुका हूँ, इसको मैंने सिर्फ चार्ट की सूरत में दे दिया है। इसी तरीके से कुछ नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज भी होती हैं। नॉन ट्रेडिशनल सोर्स का मकसद है गैर रिवायती, जो कि रिवायती तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कभी कभी इनको भी आपको जानना ज़रूरी है। तो पहले इसका जो ये तीन हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा जो है प्री एम्प्ट्री नॉर्म्स हैं और इनकी एग्जांपल्स जो हैं प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जीनोसाइड। अदालतें जो हैं वो इस तरह के मामलात को जो है वो अपनी डिसीजंस में लेके आती हैं और वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो नोटिस में आ जाती हैं, रिटन में आ जाती हैं। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें फिर जो है वो प्री एम्प्ट्री नॉर्म्स के अंदर जो है वो काउंट होती हैं और फिर ये नॉन ट्रेडिशनल सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी रेजोल्यूशंस पास करती रहती हैं और उसकी एक एग्जांपल है कि वो रिकमेंडेशन दे देती हैं। तो ये रिकमेंडेशंस जो हैं वो फिर बाद में एज ए नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इस्तेमाल होती हैं। इसी तरीके से इसका एक और जो है वो पोर्शन जो है वो सॉफ्ट लॉ का है। और सॉफ्ट लॉ क्या होता है? सॉफ्ट लॉ जो है वो ऐसा है कि आप वहाँ पे कोई किसी जगह पे किसी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर दिया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कि एक याददाश्त है, आपने याददाश्त के तौर पे कहा कि भाई हमने ये बात की थी और हम इसको जो है वो रिटन में ले रहे हैं। तो ये इस तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज के अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं। अब वो कहता है व्हाट इज़ ट्रीटी अंडर द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटी VCLT 1969। अभी 1969 का है लॉ, ये भी याद रखिए VCLT। और इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आर्टिकल है 2 और पेज 1 है और उसका ए पोर्शन है ऑफ द ट्रीटी डिफाइंस द ट्रीटी एज अब ये ट्रीटी की जो डेफिनेशन है वो इस जगह पे पड़ी है और वो क्या कहता है कि एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म। तो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, बैनुल अक़वामी मुआहदा है जो कि स्टेट्स के दरमियान होता है और रिटन फॉर्म में होता है, गवर्न बाय द इंटरनेशनल लॉ। इसको जो है वो गवर्न करता है इंटरनेशनल लॉ। और इसी तरीके से जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट की एक इंस्ट्रूमेंट या एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की सूरत में हो सकता है। अब आप इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए आप ये कह लें कि किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक डॉक्यूमेंट या दो डॉक्यूमेंट की सूरत में हो सकता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ये इस तरीके से हो सकता है। वॉट एवर इट्स पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, और कहीं पे भी हो सकता है ये, कहीं यानी कि न्यूयॉर्क में भी हो सकता है, वियना के अंदर भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, हिंदुस्तान में भी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है जी। इसके जो दूसरे नाम हैं वो आप सुन लीजिए, इसके दूसरे नाम कौन कौन से हैं। तो वो कहता है कि इसके दूसरे नाम जो हैं वो आप यानी कि ट्रीटी को अगर आप जानना चाहते हो, ट्रीटी कन्वेंशन को भी कहते हैं, चार्टर को भी कहते हैं, प्रोटोकॉल को, मेमोरेंडम, एक्सचेंज ऑफ नोट्स, डिक्लेरेशन, कोवेनेंट्स, एग्रीमेंट्स, पैक्ट्स, ये सारे के सारे ट्रीटी के ही दूसरे नाम हैं। ठीक है जी। अब वो कहता है कि फीचर ऑफ ट्रीटीज़ देख लेते हैं। तो फीचर ऑफ ट्रीटी ये है कि अ ट्रीटी इज़ अ फॉर्मली कंक्लूडेड एंड रेटिफाइड एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। याद रखिएगा एक रिवायती एक तरीका होगा, फॉर्मली इसको कंक्लूड किया जाएगा, नतीजे पे पहुंचा जाएगा और उसके बाद उसको रेटिफाई किया जाएगा। रेटिफाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि साइन किया जाएगा, उसको साइन की सूरत में आएगा वो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स या एंटिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये जो है वो के दरमियान होगा मुल्कों के, या जो है वो कोई इंटरनेशनल जो है वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिसके दरमियान ट्रीटी हो। ठीक है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, वो भी हो सकती हैं इसमें शामिल। ठीक है जी। कहता है कि इट इज़ इन रिटन फॉर्म
कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स, जैसा कि ऊपर भी बात हो चुकी है कि रिटन फॉर्म में होता है और ये स्टेट्स के ही दरमियान या एंटिटीज़ के दरमियान होता है और ये गवर्नड होता है इंटरनेशनल लॉ से। ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल लॉ इसको गवर्न कर रहा होता है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ ट्रीटीज़, दो तरह की टाइप्स हैं इसकी। बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं, आसान है इसको समझना, कंक्लूडेड बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के दरमियान हो सकती है ये दो मुल्क भी हो सकते हैं, कोई एक मुल्क और एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसा कि यहाँ पे बायलैटरल ट्रीटी है बिटवीन स्विट्ज़रलैंड एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी, ये इसकी मिसाल होगी। मल्टीनेशनल ट्रीटीज़ क्या है? मल्टीनेशनल ट्रीटीज़ जो है वो जाहिर सी बात है, जैसे नाम से लग रहा है कि ये दो से ज़ायद है, तीन हो सकती हैं और मज़ीद भी हो सकती हैं। इसकी एग्जाम्पल यानी कि ट्रीटी यानी कि कोई मुआहदा जो कि दो या तीन, दो नहीं बल्कि तीन या तीन से ज़ायद के दरमियान हो। कहता था जिनीवा कन्वेंशन 1929 इसकी एग्जाम्पल है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी यानी कि ट्रीटी के ख़ात्मे की क्या वजूहत होंगी, क्या शराइत होंगी जिस पर ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी। तो पहली बात यह है कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी और विड्रॉल ऑफ ट्रीटी मे टेक प्लेस इन कन्फर्मिटी विद इट्स प्रोविजंस और बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़ टू दैट ट्रीटी। आर्टिकल 54 वीसीएलटी का आर्टिकल 54 बोलता है कि तमाम पार्टीज़ जिन्होंने पहले इसको साइन किया था किसी ट्रीटी को, अब वो इस बात पर राज़ी हो गई हैं कि ये ट्रीटी ख़त्म हो जानी चाहिए, तो ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उस पर कंसेंट करेंगे। कंसेंट का मकसद उसको उस पर रजामंदी जाहिर करेंगे और उसको साइन वाइन करेंगे, जो भी उसने करना है और उसको दोबारा से कंक्लूड करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सारी पार्टियों का रजामंद होना लाजमी है। इसके साथ साथ जो है वो एक और तरीका हो सकता है किसी भी ट्रीटी के ख़ात्मे का, जो कि वीसीएलटी बयान करता है, और वो ये कि आल्सो ट्रीटी टर्मिनेट इफ़ ऑल पार्टीज़ टू इट कंक्लूड अ न्यू ट्रीटी रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट मैटर। अब वो कहता है कि अगर एक ट्रीटी उस वक्त भी ख़त्म हो जाती है जबकि उसी जैसी एक और ट्रीटी उन्हीं पार्टियों ने, जिन जैसे मैंने कहा 12 पार्टियों ने, 12 कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी पहले साइन की थी किसी सब्जेक्ट के ऊपर, अब वो सब्जेक्ट जो है उसी सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने एक नई ट्रीटी बना ली है, तो उन्हीं 12 ममालिक ने, तो वो जो पुरानी ट्रीटी है वो खुद ब खुद जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये इसकी टर्मिनेशन है। ठीक है जी, यानी कि ख़ात्मा किस तरीके से होता है अंडर द वियना कन्वेंशन ऑफ ट्रीटी। ठीक है जी, यानी ट्रीटी का ख़ात्मा कैसे होगा, तो ये मैंने बता दिया आपको। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।